सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। ठीक है, सुबह भी मैंने सॉरी बोला था, कोई दिक्कत नहीं है, आगे से नहीं होगी ऐसी समस्या। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। जेट आईसीआर बीएचयू तीनों का ही समावेश है इसमें, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आगे एग्जाम में आ सकते हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना आपको देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, पीछे जो टेस्ट हुआ था उसमें मैंने बोला था कि 25 तारीख को आपका टेस्ट होगा। तो 25 तारीख कल है और कल सुबह आपका टेस्ट होने वाला है। तो सभी लोग तैयार रहिएगा, कल टेस्ट होगा आपका सुबह ठीक 11:30 बजे। ठीक है, उस टेस्ट के अंदर 40 क्वेश्चन होंगे आपके एग्रीकल्चर के और 40 क्वेश्चन होंगे आपके बायोलॉजी के। ठीक है, तो दोनों ही सेगमेंट का टेस्ट होगा। 40 और 40 80 क्वेश्चंस आपके सामने दिखाए जाएंगे। आपको एक क्वेश्चन का जो समय रहेगा वो 30 सेकंड का रहेगा। 30 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक वो स्लाइड ड्रैग हो जाएगी, साइड में हो जाएगी और वहां पर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, और वो दूसरा क्वेश्चन भी आपको 30 सेकंड तक शो होगा। आपको एग्जाम देना कैसे है वो सब कुछ मैं आपको एग्जाम होने से पहले बता दूंगा, किस प्रकार से आपको एग्जाम देना है। तो आप सब लोग को कल आना है और कल टेस्ट का हिस्सा बनना है। जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको बहुत ही अच्छा सम्मान दिया जाएगा हमारे चैनल के ऊपर, और हो सकता है कि उसे कुछ गिफ्ट वगैरह या कुछ उसे इनाम वगैरह भी मिल सकता है। ठीक है, तो आपको टेस्ट देना है और अपनी तैयारी को जांचना है कि हमारी तैयारी कितनी सशक्त है, कितनी मजबूत है, और हम एग्जाम में उसको किस प्रकार से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफर। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, ताकि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी टेस्ट है और जितनी भी यूजफुल वीडियोस हैं वो आपको समय पर मिल सके और आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका आंसर तो आपने दे ही दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो सबसे पहले बात बता दूं कि कोशिका भित्ति निर्जीव होती है और हार्ड होती है और अपारगम्य होती है। क्या होती है? अपारगम्य होती है। कोशिका भित्ति से कोई भी चीज आर पार नहीं जा सकती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? कोशिका भित्ति से कोई भी चीज आर पार नहीं जा सकती है। ये क्या होती है? ये निर्जीव होती है और ये हार्ड होती है वो। ठीक है, इसके बाद में क्या है, कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका के अंदर ही पाई जाती है। अब पूछा गया है किसकी बनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की बनी होगी। देखिए ये एक प्लांट का स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, और उसमें जो आप ग्रीन ग्रीन चीज देख रहे हो, ये ग्रीन ग्रीन वाली, ये क्या है? ये इसकी कोशिका भित्ति है जो सेल्यूलोज की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की बनी हुई है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, इनको रिपीट करना जरूरी था, इसलिए मैंने कुछ स्लाइड्स इंक्लूड की है इसमें। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। अब देखिए, कोशिका भित्ति और झिल्ली में बता देता हूं। देखिए, जो कोशिका भित्ति होती है वो जंतु कोशिका में होती है, और जो कोशिका झिल्ली होती है वो हमारी जो कोशिका भित्ति होती है वो हमारी पादप कोशिका के अंदर होती है, और जो कोशिका झिल्ली होती है वो हमारी जंतु कोशिका के अंदर होती है। तो हमारे अंदर जो कोशिका मौजूद है, क्योंकि हम जंतु हैं, एक जीव हैं, जीव नहीं, हम एक जंतु हैं, तो उस जंतु के अंदर कौन सी झिल्ली मौजूद है? कोशिका झिल्ली मौजूद है। ठीक है, अब वो किसकी बनी होगी? देखिए ये हमारी कोशिका है, और ये कोशिका के जो चारों तरफ का देखिए ये आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? ये इसकी झिल्ली है, और ये किसकी बनी होगी? आपको जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए वसा, बी प्रोटीन प्लस लिपिड, सी है हमारा खनिज लवण, और डी है हमारा सेल्यूलोज। तो आप सब लोगों को पता है कि सेल्यूलोज की तो नहीं बनी होगी, वसा की भी नहीं होगी। जिसने जवाब दिया है प्रोटीन प्लस लिपिड, बिल्कुल सही जवाब है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन प्लस लिपिड की। किसकी बनी होगी? प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। और देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका झिल्ली कितने लेयर्स में होती है, तो कोशिका झिल्ली 3 लेयर्स में होती है, 3 लेयर में होती है, या 3 परतों में होती है। और 3 परतों में क्या क्या होता है? एक परत में प्रोटीन, दूसरी परत में लिपिड, फिर तीसरी परत में वापस से प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन 3 परतें इसके अंदर होती है। ठीक है, समझ में आ गया? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, देखिए जो सूक्ष्मदर्शी होता है, एक तो होता है बिल्कुल नॉर्मल वाला सूक्ष्मदर्शी, जिसमें जो लाइट का सोर्स होता है, वो लाइट का सोर्स क्या होता है? सूरज की रोशनी को नीचे एक वो लगा होता है, आपने देखा होगा एक शीशा लगा होता है, और उस शीशे का
जो शीशे की जो रोशनी होती है वो रोशनी हमारे कंपोनेंट या हमारे उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है जिसको हम देख रहे हैं, नीचे से रोशनी पड़ती है और उसको हम देखते हैं, ठीक है। वो होता है संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी। तो जो सिंपल वाला सूक्ष्मदर्शी होता है उसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है हमारा मिलर, बी है हमारा रोबेंसन, सी है हमारा विल्सन और डी है हमारा ल्यूवेनहॉक। बताइए जल्दी से, संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? मिलर ने, रोबेंसन ने, विल्सन ने या फिर ल्यूवेनहॉक ने? जिसने इसका जवाब दिया है विल्सन ने, बिल्कुल सही जवाब है। जो संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी वो विल्सन नामक साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी? विल्सन नामक साइंटिस्ट ने की थी। 1710 के अंदर ही इसने खोज कर दी थी। कब की थी? 1710 के अंदर ही इसने खोज कर दी थी। 1857 की क्रांति के 100 साल, लगभग 100 साल पहले, नहीं 100 नहीं 150 हो जाएंगे, 1757 1857, हाँ लगभग 150 साल पहले ही इसकी खोज हो गई थी, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, तो मैंने पीछे एक एग्जाम क्वेश्चन सोल्व कराया था, उसमें मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी नोल्वे रस्का नामक 2 साइंटिस्ट ने, और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की पिक्चर भी मैंने आपको दिखाई थी। अगर आपने नहीं देखा तो इससे जस्ट पीछे वाली जो क्लास है वो आप जाके देख सकते हो और पूरा अटेंड करना लेक्चर को। और अभी वाला भी कह रहा हूँ कि मैं आपको पूरा अटेंड करना है। पूरा अटेंड करोगे तो देखो ऐसे अमेजिंग क्वेश्चन सीख के जाओगे, और वरना तो टाइम पास करने के लिए बहुत से वीडियोज होते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। देखिए अगला सवाल क्या है? चावल की खेती में उत्पादन बढ़ाने हेतु उपयोग किए जाने वाला जलीय फर्न है। चावल की खेती में उत्पादन बढ़ाने हेतु उपयोग किए जाने वाला जलीय फर्न है। अब देखिए यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन आपको तैयार करवाऊंगा। सबसे पहला तो देखिए ये जेट 2009 का क्वेश्चन है। कब का है? जेट 2009 में बायोलॉजी सेगमेंट में पूछा गया सवाल है। चावल की खेती में उत्पादन बढ़ाने हेतु उपयोग किए जाने वाला जलीय फर्न कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा मेसिलिया, बी है हमारा एजोला, सी है हमारा सल्विनिया और डी है हमारा कोई नहीं। अब चावल की खेती उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या उपयोग किया जाएगा बताना है आपको। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला अजोला, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए मैंने कहा था 2 सवाल करवाऊंगा, तो देखिए एक बार AAO के अंदर एग्जाम में पूछा गया था एग्रीकल्चर सेगमेंट के अंदर, क्योंकि जैसे ही आप जेट का एग्जाम दोगे फिर उसके बाद में बायोलॉजी से आपका पीछा छूट जाएगा, बायोलॉजी केमिस्ट्री से पीछा छूट जाएगा, फिर आपको क्या चलेगी? फिर एग्रीकल्चर ही चलेगी। लेकिन एग्रीकल्चर का लेवल इतना ब्रॉड हो जाएगा कि उसमें आपके एग्रीकल्चर बायो भी आ जाएगी, कुछ पार्ट आपका सोइल साइंस का आ जाएगा जो एग्रीकल्चर जो केमिस्ट्री से मिलता जुलता है। लेकिन जो आपके हाई लेवल वाली बायो है वो नहीं चलेगी, आपके सिर्फ वो बायो चलेगी जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है। जो बच्चे बायोलॉजी से या केमिस्ट्री से डरते हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी बायो चलेगी, ऐसी केमिस्ट्री चलेगी जो आपको आराम से समझ में आएगी, ठीक है। तो अब देखिए उस सेगमेंट में आपसे सवाल पूछा गया था AAO के अंदर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था अभी लेटेस्ट पीछे वाला, उसमें पूछा गया था कि अजोला क्या है। तो अजोला क्या है? अजोला एक जलीय फर्न है। क्या है? अजोला एक जलीय फर्न है। यह सवाल वापस से पूछा जा सकता है आपसे कि अजोला क्या है। तो अजोला क्या है? एक जलीय फर्न है, ठीक है। अब यहां पर पूछा गया है कि चावल की खेती में उत्पादन बढ़ाने हेतु उपयोग किए जाने वाला पादप कौन सा है, ये भी पूछ सकता है। जलीय फर्न कौन सी है, ये भी पूछ सकता है। या निम्न में से कौन सा जीव है, कौन सा ग्रीन शैवाल है या हरित शैवाल है, ये भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है एजोला किस में डालते हैं? एजोला डालते हैं चावल के खेत में। किस में डालते हैं? एजोला चावल के खेत में डालते हैं। अब देखिए चावल के खेत में ही ये क्यों डालते हैं, समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। देखिए एजोला क्या होता है? एक प्रकार का जलीय जीव होता है, एक प्रकार का जलीय जीव होता है। और इस एजोला के लिए यह भी बोला जाता है कि ये जड़ और धड़ विहीन पौधे हैं। जड़ और धड़ विहीन पौधे का मतलब है इसके अंदर जड़ भी नहीं होती, और धड़ का मतलब होता है तने से, तो तना भी इसके अंदर नहीं होता। तो जड़ और धड़ विहीन पौधे क्या कहलाते हैं? जड़ और धड़ विहीन पौधे कहलाएंगे हमारी जलीय हरी शैवाल, या फिर हरी शैवाल जो भी होगी वो जड़ धड़ विहीन पौधा कहलाएगी, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि जड़ धड़ विहीन पौधा जो चावल की खेती में उपयोग लिया जाता है वो क्या है? तो वो भी हो जाएगा आपका एजोला। देखिए मैं एक क्वेश्चन में आपसे 4-4, 5-5 आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाऊंगा। तो नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे इस परिवार का हिस्सा आप बन सकते हो, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इसका आंसर बता दिया है मैंने। एक जलीय फर्न है, क्या होती है? आपने देखा होगा कहीं पानी जम जाता है, पानी भरा रहता है, तो वहां पर एक ग्रीन ग्रीन हरी हरी कलर की आपको काई जमी हुई दिखेगी, वो ही ये क्या होती है? एजोला होती है। लेकिन जहां पर आप देखते हो वो उसका थोड़ा रूपांतरित रूप होता है, और उसको ऑफिशियल रूप में देखोगे तो वो बहुत अच्छी दिखाई देती है आपको, ठीक है। और इसकी खेती भी की जाती है। अब देखिए अगला सवाल क्या है? साइटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा ताकि आपको
आपको मतलब सारे के सारे सवाल याद आ सके। देखिए एक शब्द होता है प्रोटोप्लाज्म, क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म शब्द होता है। अब प्रोटोप्लाज्म का ही एक हिस्सा है, क्या है, प्रोटोप्लाज्म का एक हिस्सा है साइटोप्लाज्म। अब देखिए जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको हम जीव द्रव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जीव द्रव के नाम से जानते हैं प्रोटोप्लाज्म को। और प्रोटोप्लाज्म ही हमारे जीवन का बेसिक कंपोनेंट है, जिसको हम कहते हैं कि जीव द्रव ही जीवन का भौतिक आधार है, ये कहते हैं हम। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखिए प्रोटोप्लाज्म जो है उसका हिंदी अर्थ होता है जीव द्रव। ठीक है, अब जीव द्रव को दो भागों में विभाजित किया गया है, ये भी मैंने बता दिया था। एक भाग होता है उसमें केंद्रक और दूसरा भाग होता है उसमें कोशिका द्रव, और कोशिका द्रव के साथ साथ सारे कोशिकांग होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसके अंदर जो कोशिका द्रव है उस कोशिका द्रव को ही हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव को किस नाम से जाना जाता है, साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। तो मैंने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि प्रोटोप्लाज्म अलग है और साइटोप्लाज्म अलग है। अब देखिए जो प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था वो तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और जो साइटोप्लाज्म शब्द है वो दिया था स्ट्रोसबर्गर नामक साइंटिस्ट ने। किसने दिया था, स्ट्रोसबर्गर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब आपका, ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको हम जीवद्रव के नाम से जानते हैं। जो प्रोटोप्लाज्म शब्द है वो पुरकिंजे ने दिया था। इसको दो भागों में विभक्त किया गया है, एक भाग होता है केंद्रक और दूसरा भाग होता है कोशिका द्रव। और कोशिका द्रव के अंदर विभिन्न सारे कोशिकांग, बहुत सारे कोशिकांग रहते हैं और कोशिका द्रव खुद रहता है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, दोनों मिलकर जीवद्रव का निर्माण करते हैं, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा आपको प्रोटोप्लाज्म क्या है और साइटोप्लाज्म क्या है। ये आपसे जरूर से सवाल पूछेगा ही पूछेगा वो, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए वो पूछता है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया। तो प्रोटोप्लाज्म शब्द आपसे पूछ ले तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब जीवद्रव, जीवद्रव को शब्द दिया था पुरकिंजे ने। और अगर वो आपसे पूछ लें कि साइटोप्लाज्म शब्द किसने दिया, तो साइटोप्लाज्म का सीधा सा है कि साइटोप्लाज्म शब्द नाम दिया था स्ट्रोसबर्गर ने, और ये कोशिका द्रव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या, बिल्कुल। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आपको सारी पूरी की पूरी आपको ये क्लास है ये देखनी पड़ेगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। आगे इससे भी अमेजिंग क्वेश्चन आएंगे और उसको मैं क्लियर करूंगा आपका। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप कोशिका में गोल्जिकाय को किस नाम से जाना जाता है। पादप कोशिका में गोल्जिकाय को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गोल्जिकाय का नाम बताना है जो पादप कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा ज़ोलनिक, बी है हमारा डिक्टियोसोम, सी है हमारा स्ट्रोपी और डी है हमारा जी कॉम्प्लेक्स। जवाब देना है आपको। पादप कोशिका में गोल्जिकाय किस नाम से जाना जाता है। पादप कोशिका में गोल्जिकाय किस नाम से जाना जाता है। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला डिक्टियोसोम, बिल्कुल सही जवाब है। जो गोल्जिकाय है उसको डिक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं। और गोल्जिकाय को जो खोज की थी वो खोज की थी हमारे एक वैज्ञानिक थे कैमिलो गोल्जी, उन्होंने। और गोल्जिकाय का दूसरा नाम और बता देता हूं आपको, इसको डिक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं, इसको गोल्गी एपरेटस के नाम से भी जानते हैं, इसको ईडियोसोम के नाम से भी जानते हैं। इसके 3-4 नाम है। देखिए इसको डिक्टियोसोम कहते हैं, इसको ईडियोसोम कहते हैं, इसको गोल्गी एपरेटस कहते हैं। ये 3-4 इसके नाम हैं और इसको गोल्जिकाय भी कहते हैं। ठीक है, इसकी संरचना आपको दिख रही होगी, ये इस प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है गोल्जिकाय, इस प्रकार का होता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है हमारा, देखिए बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन है। सब ये आपको सबको लग रहा होगा कि ये उल्लू आपको घूर रहा है, बिल्कुल ये मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये मेरे तरफ ही देख रहा है। तो उल्लू भाई साहब थोड़ा सा उधर कर लीजिए आके, डर लगता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैमिलो गोल्जी ने किस जंतु में गोल्जिकाय की खोज की थी। क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि कैमिलो गोल्जी ने गोल्जिकाय की खोज किस में की थी। ये उल्लू भाई साहब दिख रहे हैं, तो उल्लू के अंदर क्या किया था, उल्लू के अंदर ही इसने खोज की थी। किसकी खोज की थी, कैमिलो गोल्जी ने गोल्जिकाय की खोज की थी, जिसको डिक्टियोसोम, इक्टियोसोम, ईडियोसोम और गोल्गी एपरेटस के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला सवाल है हमारा, निषेचन के बिना अंड का परिवर्धन कहलाता है। या निषेचन के बिना अंड ही होता है, वो अंडा या अंड एक ही बात है। निषेचन के बिना अंड का परिवर्धन कहलाता है। जेट 2009 का सवाल है, जेट 2009 में आया हुआ है, ध्यान से देखना। इस प्रकार के क्वालिटी टाइप क्वेश्चंस वहां पर पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो निषेचन के बाद अंड का परिवर्धन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा अनिषेक फलन, बी है हमारा पुट्टी भवन, सी है हमारा अनिषेक जनन और डी है हमारा बहुभ्रूणता। अब यहाँ पर मैं आपको 3 सवाल क्लियर करूंगा, पहले इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आपके 3 सवाल क्लियर करूंगा। यहाँ पर कौन कौन से सवाल क्लियर करूंगा, पहले इसका जवाब दे दीजिए, फिर बताता हूं मैं आपको कि क्या क्या होता है इसके अंदर।
जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला अनिषेक जनन, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अनिषेक जनन होता है, उसमें क्या होता है, बिना अंडे के निषेचन के बिना ही परिवर्तन हो जाता है, वो कहलाता है, क्या कहलाता है, अंडे के निषेचन हुए बिना ही परिवर्तन हो जाता है और वो कहलाता है अनिषेक जनन। ठीक है, अब इसको छोड़िए, अब देखिए मेन चीज समझिए, यहाँ पर दिया गया है बहुभ्रूणता। अब बहुभ्रूणता मैंने 10 बार समझा चुका हूँ आगे भी, और अब देखिए कोई बात नहीं, वापस से समझा देता। बहुभ्रूणता का मतलब क्या होता है कि जो बहु होता है, बहु का मतलब होता है एक या एक से अधिक, ठीक है, और भ्रूण का मतलब होता है भ्रूण का होना। तो एक या एक से अधिक भ्रूण का होना क्या कहलाएगा, बहुभ्रूणता कहलाएगा। अब कैसे कहलाएगा, देखिए इसको समझिए। जैसे सपोज दैट आपने कोई बीज डाला आपने, ठीक है, आपने कोई बीज डाला मिट्टी के अंदर, और उस मिट्टी के अंदर जो बीज डाला है, उस बीज से 3 से 4 पौधे बनते हैं, 3 से 4 पौधे उससे बन गए। अब आप कहोगे कि हमने तो बीज एक ही डाला, लेकिन बीज पौधे 4 कैसे बने? तो वो पौधे 4 इसलिए बने क्योंकि वो बीज तो एक ही था, लेकिन उसमें परिपक्व जो भ्रूण थे वो भ्रूण 4 थे, और उनसे चारों भ्रूण से एक एक पौधा बना। और यही कंडीशन हमारी कहलाती है बहुभ्रूणता, जो पाई जाती है विशेष तौर से नींबू वर्गीय पौधों में, और उसके बाद में आम में भी देखने को मिल जाती है। तो ये सवाल आ सकता है, ठीक है, पॉली एम्ब्रियोन के नाम से भी इसको जाना जाता है बहुभ्रूणता को। समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, पुट्टी भवन। पुट्टी भवन एक विशेष प्रकार की क्रिया पाई जाती है अमीबा के अंदर। अमीबा को किस नाम से जानते हैं? अमीबा को अमीबा प्रोटियस के नाम से जानते हैं। इसके अंदर एक कूटपाद पाए जाते हैं, ये सवाल भी पूछा गया है कि अमीबा में पाए जाने वाले कूटपाद किस प्रकार के होते हैं। तो अमीबा के अंदर जो कूटपाद पाए जाते हैं वो लोबोपोडिया टाइप के होते हैं, और उसके अंदर एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है जिसको पुट्टी भवन बोलते हैं, और इस पुट्टी भवन के कारण अमीबा 1 से 2 भागों में विभाजित हो जाता है और कभी मरता नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, बिल्कुल क्लियर है। तो मैंने 3-3, 4-4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में आपको क्लियर करवा रहा हूँ, पूरी क्लास को अटेंड करना है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, केंचुए का वर्ग क्या है? केंचुए का वर्ग बताना है आपको क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पोलीकीटा, बी है हमारा ओलिगोकीटा, सी है हमारा एनेलिडा, और डी है हमारा आर्थ्रोपोडा। जेट 2009 का सवाल है, जवाब आपके हाथों में देना है आपको। बताइए जल्दी से, केंचुए का वर्ग क्या होगा? जेट 2009 का सवाल है, जेट 2009 का सवाल है, ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2009। जिसने इसका जवाब दिया है ओलिगोकीटा, बिल्कुल सही जवाब है। केंचुए का जो वर्ग होता है वो ओलिगोकीटा होता है। क्या होता है? ओलिगोकीटा होता है केंचुए का वर्ग। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो केंचुए का ओलिगोकीटा वर्ग होता है, इसके अलावा भी केंचुए से वो कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। देखिए इसका वैज्ञानिक नाम, जंतु वैज्ञानिक नाम, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम होता है फेरिटिमा पोस्थुमा। क्या होगा? इसका जंतु वैज्ञानिक नाम फेरिटिमा पोस्थुमा होता है। वर्ग मैंने बता दिया आपको कौन सा होगा, ओलिगोकीटा होगा। इसको किसान का मित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसान का मित्र भी कहते हैं इसको। और इसकी जो सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है, या सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है, वो होता है एपिजिक केंचुआ। एपिजिक केंचुआ होता है, उससे सबसे अच्छी किस्म की क्या बनाई जाती है? वर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है। आप सब लोगों को पता है कि जो केंचुआ होता है उसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? उसका इस्तेमाल हम वर्मी कंपोस्ट खाद को बनाने के लिए करते हैं। और वो जो एपिजिक टाइप का केंचुआ होता है वो क्या करता है? वो मिट्टी को कम खाता है, और जो सड़े गले पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, उनको ज़्यादा खाता है। और हमें इसी प्रकार का केंचुआ चाहिए जो मिट्टी को कम खाए और सड़े गले पदार्थ को ज़्यादा खाए। उससे क्या होता है, जो उसके द्वारा जो खाद बनाई जाती है उसमें पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एपिजिक नस्ल का केंचुआ। तो अब आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि निम्न में से किस नस्ल का केंचुआ सबसे अच्छा माना जाता है, या राजस्थान हेतु सबसे अच्छा कौन सा है, या पूरे भारत हेतु भी सबसे अच्छा कौन सा है, क्योंकि वो तो कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन जवाब आपका एक ही होगा, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बंगाल हो या पाकिस्तान हो। जवाब आपका क्या होगा? जवाब आपका होगा कि केंचुए की एपिजिक प्रजाति जो होती है वो सबसे उत्तम मानी गई है। किस लिए वो उत्तम मानी गई है? केंचुए से वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर होते हैं। कहाँ पर क्लियर होते हैं? कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते हैं यहाँ पर इंपीरियल एग्रो क्लासेस पर। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त में पाए जाने वाली WBC, यानी कि WBC का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल या सफेद रक्त कणिकाएं का मुख्य कार्य क्या होता है। अब जिसने सफेद रक्त कणिकाएं आज तक नहीं देखी है वो यहाँ पर देख सकता है। ये मैंने ऐसे ही डिजाइन के तौर पर नहीं लगाया है। आप लोगों को लगा होगा कि सर ने कुछ नहीं मिला तो सर ने डिजाइन चिपका दिया। डिजाइन नहीं है, ये सफेद रक्त कणिकाएं हैं, और ये सफेद रक्त कणिकाएं होती हैं हमारे ब्लड के अंदर। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा अधिक होती है और श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा अधिक कम होती है। तो लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा अधिक होने के कारण हमारे रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। तो ऐसा नहीं है, हीमोग्लोबिन के कारण हमारे रक्त का रंग तो लाल होता है, और जो WBC और RBC होती है उनका काम अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है रक्त में पाए जाने वाली WBC का मुख्य कार्य होगा। ऑप्शन नंबर ए है हमारा रोगों से लड़ना, बी है हमारा खून को शुद्ध करना, सी है हमारा ऑक्सीजन को शुद्ध करना, और डी है हमारा कोई नहीं।
अब जवाब दीजिए क्या होगा। रक्त में पाए जाने वाली WBC का मुख्य कार्य होगा रोगों से लड़ना, खून को शुद्ध करना, ऑक्सीजन को शुद्ध करना, या फिर कोई नहीं। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। जो रोगों से लड़ती है वो WBC कहलाती है। क्या कहलाती है? WBC कहलाती है। हमारे शरीर में किसी भी रोग का प्रकोप होगा तो सबसे पहले जो सबसे पहले बचाव में काम आगे आता है वो कौन आता है? सबसे पहले बचाव में आगे आती है हमारी WBC। फिर WBC से काम नहीं बनता है तो WBC के भी और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, फिर उनको बुलाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अमूमन आम जिंदगी में क्या होता है कि हमारे जो बॉर्डर पर जो फोर्स है, अभी आपने ये भी सुना होगा कि कुछ दिन पहले चाइना और भारत के बॉर्डर पर कुछ जवान हमारे मारे गए, तो भगवान उनके आत्मा को शांति दे, ठीक है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन अब मैं जो वापस से स्टडी की बात पर आ जाता हूँ कि जैसे ही हमारे जो देश की बॉर्डर है उस पर जैसे ही कोई हमला होता है तो क्या होता है, सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको बोलते हैं BSF बोलते हैं, वो वहाँ पर तैनात रहती है। वो क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर की निगरानी का काम दिया गया है उनको। युद्ध लड़ने का काम उनका नहीं होता है, ठीक है, युद्ध लड़ने का काम उनका नहीं होता है। युद्ध लड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ होता है आर्मी का, ठीक है, समझ में आ गई। तो वो वहाँ पर रहती है, लेकिन वहाँ पर आर्मी की कुछ हिस्सा आर्मी का भी रहता है। लेकिन जब भी हमला होता है तो सबसे पहले क्या होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को पता चलता है और वो कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जब उनके बस का रोग नहीं होता है तो फिर डायरेक्ट आर्मी आती है और सबका सुपड़ा साफ कर देती है। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है। साला पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि किताबें हाथ जोड़ लें। किताबें हाथ कैसे जोड़ती है पता है आपको? किताबें हाथ कैसे जोड़ती है? किताबें हाथ ऐसे जोड़ती है, जब आप किताब को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो उसके पहले पेज से स्टार्ट करते हो तो किताब बड़ी होती है, किताब उस समय राजा होती है और आप क्या होते हो, आप उसके सामने प्रजा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप एक एक पेज पढ़ते जाते हो तो किताब का राज्य खत्म होता जाता है, किताब का राज्य कम होता जाता है और आपका जो राज्य है वो बढ़ता जाता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जब किताब का जो लास्ट पेज होता है वो पढ़ लेते हो आप और सारा राज्य आपके अंदर आ जाता है और किताब को आप जैसे ही बंद करते हो तो किताब हाथ जोड़ के आपसे मन के अंदर ही बोलती है कि बस कर गुरु, हो गया अब। इसका मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, ठीक है। कभी ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे तो लाइव तो बताऊंगा मैं आपको बहुत सारी मोटिवेशनल बातें, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद पूछा है। देखिए ये हमारा सूरज बाबा है और ये बीच बीच में बादल आए हुए हैं और ये नीचे नन्हे मुन्ने पौधे हैं और ये यहाँ पर बरसात हो रही है, यहाँ पर सूरज की किरणें तेज हैं और यहाँ पर बादल आ गए और यहाँ पर कुछ नहीं, ये सामान्य स्थिति है, ठीक है। तो अब आपको पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण, आप सब लोगों को पता है प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा कार्बोहाइड्रेट, बी है हमारा प्रोटीन, सी है हमारा लवण और डी है हमारा वसा। ABCD क्या होगा इसका जवाब? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद, द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? जिसने जवाब दिया है कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही जवाब है। कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण का क्या माना जाता है? अंतिम उत्पाद माना जाता है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से समझना है आपको, इसको ध्यान से समझना है आपको। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि यकृत की क्रियात्मक इकाई क्या होती है। यकृत जो होता है हमारा, देखिए ये इस प्रकार से इसको बोलते हैं यकृत, या इसको किडनी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब किडनी नाम आ गया है तो इससे रिलेटेड एक चीज और याद करवा देता हूं, आज आपके सामने ही याद करवाऊंगा, जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। देखिए आप सब लोगों ने सुना होगा कि राजमा एक चीज होती है। राजमा क्या होता है? एक दाल होती है, विशेष प्रकार की, वो दालों की श्रेणी में नहीं आती वैसे तो, लेकिन वो एक प्रकार का लेग्यूम क्रॉप होती है, ठीक है। तो राजमा क्या होता है? राजमा की आकृति देखना, आप कभी राजमा देखना, अभी क्लास खत्म हो जाए तो उसके बाद में राजमा की आप शेप देखना और फिर शेप देखने के बाद में फिर इसकी यकृत की भी शेप देखना। आप दोनों को उनकी शेप है ना मिलती जुलती दिखाई देगी, ठीक है, एक जैसी दिखाई देगी। तो इसीलिए जो राजमा होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? किडनी बीन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यकृत को हम क्या कहते हैं? यकृत को इंग्लिश में हम कहते हैं किडनी, और वो उसकी जो शेप होती है वो राजमा के जैसे होती है, इसलिए यकृत को किडनी कहते हैं। इसीलिए उस राजमा जो होता है उसको किडनी बीन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई बात? किडनी बीन के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा मेन क्वेश्चन क्या है कि यकृत की क्रियात्मक इकाई क्या है? यकृत की क्रियात्मक इकाई क्या है पूछा गया है आपको। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सेफ्रॉन, बी है हमारा नेफ्रॉन, डी है हमारा ग्रेना और सी है हमारा स्ट्रोमा। फिर एक इंटरेस्टिंग सवाल और बताऊंगा आपको, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला नेफ्रॉन, बिल्कुल सही जवाब है।
जो यकृत की क्रियात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? नेफ्रॉन के नाम से जानी जाती है। अब देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जब आप है ना बीएससी में चले जाओगे या आपने 12th में भी ऐसा किया होगा, प्रैक्टिकल बायोलॉजी लैब में हम जाते हैं जब, तो अभिरंजन के लिए एक विशेष प्रकार का तत्व हम इस्तेमाल में लेते हैं, एक विशेष प्रकार का हम रेड कलर का सा हम एक लिक्विड इस्तेमाल में लेते हैं, उसको बोलते हैं सेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? सेफ्रेनोन बोलते हैं। यहाँ पर सेफ्रॉन प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सेफ्रेनोन के नाम से जाना जाता है और अभिरंजन में वो उपयोग किया जाता है। अभिरंजन का मतलब उसको जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं उसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर, तो पहले उसको पेंट करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि उसका जो एक्चुअल उसका जो सरफेस होता है या उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो साफ दिखाई देता है। तो अभिरंजन तकनीक के बारे में भी हम कभी पढ़ाएंगे, पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं, वो थोड़ा हाई लेवल है। तो अगला सवाल देखिए क्या है कि कीटों का उत्सर्जी पदार्थ होता है। जेट 2009 का सवाल है, कीटों का उत्सर्जी पदार्थ किस नाम से जाना जाता है? कीटों का उत्सर्जी पदार्थ किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा यूरिया, बी है हमारा यूरिक अम्ल, सी है हमारा अमीनो अम्ल और डी है हमारा अमोनिया। फिर 1 2 3 क्वेश्चन बताऊंगा इसके अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए ये जो मैं रामायण गाता हूँ ना, इस रामायण को जब आप सुनते हो ना तो लगभग इसका 50% तो आपको जब सुनते हो तभी याद हो जाता है। तो इसीलिए जो टेस्ट सीरीज होती है ना वो इसीलिए ज़रूरी होती है कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, कि आप मतलब आपके दिमाग पे जोर डाला जाए कि किस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें हमेशा आपको क्या करना है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते हो भले ठीक है, लेकिन इसमें टिक मार्क मत करिए, इसमें टिक मार्क मत किया करें, बहुत ही ये खराब चीज़ होती है। जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ते हो, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आपको आंसर का पता चल जाता है और फिर आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। एक बार पढ़ोगे तब तो आपको हाँ ठीक है ठीक लगेगा, लेकिन जैसे ही दूसरी बार आप रिवीजन करने बैठोगे वो किताब वहीं ख़त्म हो जाती है, वहीं वो ख़राब हो जाती है किताब, क्योंकि वो फिर उसको ना तो आप पढ़ सकते हो और ना कोई दूसरा पढ़ सकता है। जैसे ही वो क्वेश्चन पढ़ेगा उसको उससे पहले उसका आंसर दिख जाएगा, फिर इसका मतलब बेकार हो गया सारा काम। इसलिए आप ध्यान रखना, ज़िंदगी में कभी भी अगर कोई ऑब्जेक्टिव किताब खरीदो या बुक खरीदो तो उसमें कभी भी यहाँ पर टिक मार्क मत करना कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें बताऊँगा मैं। कीटों का उत्सर्जी पदार्थ, जिसने इसका जवाब दिया है यूरिया, बिल्कुल यूरिक अम्ल बिल्कुल सही जवाब है। जो कीटों का उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। कीटों का उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी चल रहा है टिड्डी का आतंक। किसका आतंक चल रहा है? टिड्डी का आतंक चल रहा है। तो वो जरूर से टिड्डी के बारे में कम से कम, मैं फिर से कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, मैं हकीकत में कह रहा हूँ, अगर आप जेड सेगमेंट में पढ़ रहे हो या आईसीआर में पढ़ रहे हो या बीएचयू में पढ़ रहे हो, लेकिन टिड्डी की पूरी नॉलेज लेके जाना, क्योंकि टिड्डी का सवाल जरूर से आएगा। टिड्डी किस वर्ग का प्राणी, टिड्डी का वैज्ञानिक नाम क्या है, टिड्डी के बारे में सब कुछ पढ़ के जाना है आपको टिड्डी के बारे में, क्योंकि एक कम से कम मैं कह रहा हूँ 1 या 2 सवाल आपको बायोलॉजी में जरूर से पूछेगा वो, और फिर मत कहना कि सर ने बताया नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ टिड्डी के बारे में जितना नॉलेज ले सको टिड्डी के बारे में ले लेना, ठीक है। तो बता दिया है मैंने, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला सवाल हमारा? लीची का खाने वाला भाग है। अब देखिए बीएचयू 2016 का सवाल है। अब आप कहोगे सर ये सवाल इसमें कैसे आ गया? देखिए बीएचयू के बायोलॉजी सेगमेंट में आया हुआ है, इसलिए मुझे जरूरी लगा। फिर ये AA में भी आया हुआ सवाल है एग्रीकल्चर के अंदर, तो फिर मैंने सोचा कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है तो बताना चाहिए आपको। अभी आप इसका आंसर जानोगे तो आपको थोड़ा होश उड़ेंगे कि ये होता है क्या। तो देखिए क्या है कि लीची का खाने वाला भाग, ऑप्शन ए है एरिल, बी है पॉड, सी है सीड कोट और डी है जूसी है। अब जवाब आपको देना है कि लीची का खाने वाला भाग होगा एरिल होगा, पॉड होगा, सीड कोट होगा या फिर जूसी हेयर होगा। जवाब आपके हाथों में है, बताइए क्या होगा इसका जवाब। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, जिसने गलत दिया है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसने सही दिया है उसका भी सही है। एरिल होता है, क्या होता है, लीची का जो खाने वाला भाग होता है उसको एरिल के नाम से जानते हैं। और ये एरिल जो होता है, एरिल मोस्टली एरिल जो होता है वो किसको बोला जाता है? एरिल बोला जाता है जो जूस वाले जो दाने होते हैं ना, जिन दानों में जूस भरा होता है उसको एरिल के नाम से जाना जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए अगर कि अनार का खाने वाला भाग कौन सा है, तो आपको जवाब देना है उसमें एरिल, या सीड कोट भी बोलते हैं, कई सीड कोट भी बोलते हैं, कई एरिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो खाने वाला भाग हो जाएगा लीची का कौन सा हो जाएगा? एरिल हो जाएगा। अब ध्यान रखना एरिल ही आपको लिखना है, गुदा नहीं लिखना है। वहाँ पर ऑप्शन में वो भी आ सकता है कि सॉफ्ट पल्प, मुलायम गुदा, तो वो नहीं होगा उसका आंसर होगा एरिल, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ऐसे ही क्वालिटी टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब अगला सवाल देखिए, बीएचयू 2016 का सवाल है। बीएचयू 2016 का सवाल है, क्या है सवाल पूछा गया है कि यकृत कृमि किस वर्ग के प्राणी हैं।
यकृतक्रमी किस वर्ग के प्राणी है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा आर्थ्रोपोडा, बी है हमारा आर्थ्रोप्टेरा, सी है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज और डी है हमारा एनेलिडा। जवाब दीजिए, यकृतक्रमी किस वर्ग के प्राणी हैं? आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोप्टेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज या फिर एनेलिडा? आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोप्टेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज या फिर एनेलिडा? क्या होगा इसका जवाब? बताइए जल्दी से, यकृतक्रमी किस वर्ग के प्राणी हैं? जिसने इसका जवाब दिया है, देखिए यकृतक्रमी किस वर्ग के प्राणी हैं, जिसने इसका जवाब दिया है, जिसने इसका जवाब प्लेटीहेल्मिन्थीज दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। यकृतक्रमी किस वर्ग के प्राणी होते हैं? यकृतक्रमी प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्ग के प्राणी माने जाते हैं। किस वर्ग के प्राणी माने जाएंगे? प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्ग के प्राणी माने जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? देखिए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यकृतक्रमी के बारे में होने के बाद में, देखिए अगला सवाल क्या है। कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र किसके बने होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र किसके बने होते हैं बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है हमारा आरएनए प्लस डीएनए, ऑप्शन नंबर बी है हमारा डीएनए आरएनए प्लस प्रोटीन, सी है हमारा डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन और डी है हमारा वसा। कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र किसके बने होंगे? कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र किसके बने होंगे बताइए जल्दी से। कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र, जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, उनको ये लगता है कि आरएनए प्लस डीएनए से मिलकर बनते हैं। देखिए आरएनए और डीएनए दोनों ही अलग चीज हैं, दोनों ही अलग चीज हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपको, जो गुणसूत्र बने होंगे वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होंगे। और ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि आरएनए गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। संसार का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है। वापस से इस सवाल को मैंने इंक्लूड किया है, पीछे भी पूछा जा चुका है ये सवाल। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? संसार का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पेड़ कौन से होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा यूकेलिप्टस, बी है हमारा बांस, सी है हमारा यूरोपा और डी है हमारा कोई नहीं। अब बताइए जल्दी से, संसार का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पेड़ होगा, संसार का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पेड़ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है हमारा यूकेलिप्टस, बांस, यूरोपा या कोई नहीं। जिसने इसका जवाब दिया है बांस, बिल्कुल सही जवाब है। बांस को बैम्बू के नाम से भी जानते हैं और इसको ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है और इसको बैम्बू बोलते हैं इंग्लिश में। और बांस बहुत तेजी से बढ़ता है, इसके लिए ऐसे बोला जाता है कि ये एक दिन में लगभग आधा सेंटीमीटर बढ़ जाता है। एक दिन में लगभग आधा सेंटीमीटर बढ़ जाता है, ऐसे बोला जाता है। और देखिए जो यूकेलिप्टस है इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। ये यूकेलिप्टस होता है, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है और जितना ये लंबा पेड़ होता है उतना ही इसकी जड़ें क्या होती है? गहराई में होती है। और इसके लिए एक बहुत ही बुरी बात भी बोली जाती है कि जो यूकेलिप्टस होता है, जिसको अभी तक ये नहीं पता है कि यूकेलिप्टस क्या होता है। यूकेलिप्टस होता है हमारा सफ़ेदा। सफ़ेदा देखा होगा आपने, सफ़ेद कलर का एक पेड़ होता है, उसको सफ़ेदा बोलते हैं। ठीक है, उसकी छाल सफ़ेद होती है, इसलिए उसको सफ़ेद बोलते हैं, बाकी उसकी पत्तियां वगैरह सब हरी होती है। ठीक है, तो जो यूकेलिप्टस होता है उसकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी के अंदर, भूमि के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई तक चली जाती है और वहाँ से पानी का अवशोषण करती है। और पानी का अवशोषण जिस क्षेत्र में ये अधिक मात्रा में ये लगाए जाते हैं, ये यूकेलिप्टस, वहाँ पर क्या होता है, कुछ दिनों में वहाँ का जो जल स्तर होता है वो गिर जाता है और वो ज़मीन क्या हो जाती है? पानी के रहित हो जाती है, या उनका जो जल स्तर होता है वो बहुत नीचे चला जाता है। इसलिए मैं एक आपको बहुत ही अच्छी सलाह दूंगा। भारत के जो कृषि संस्थान है उसके द्वारा ये सिद्ध की गई चीज़ है कि अगर आपके खेत में एक दो पेड़ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने बाउंड्री लाइन, जैसे खेत की बाउंड्री लाइन करते हैं तो बाउंड्री लाइन वगैरह इसकी यूकेलिप्टस की कर रखी है तो वो बहुत हानिकारक हो सकती है आपके खेत के लिए, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो भी मिट्टी को क्या करती है? क्षारीय बनाती है। तो वो पत्तियां भी बहुत हानिकारक होती हैं और ये जड़ के अंदर, ये जो जड़ें होती हैं मिट्टी के अंदर बहुत गहराई तक जाकर पानी का अवशोषण करती हैं। इसलिए अपने खेत पर कभी भी यूकेलिप्टस ना लगाएं। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग जानकारी है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो कोशिका को आपस में जोड़ने वाला पदार्थ कहलाता है। दो कोशिका को आपस में जोड़ने वाला पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा मध्य पटलिका, बी है हमारा मिडिल लेमिला, सी है हमारा उपयुक्त दोनों और डी है हमारा कोई नहीं। अब बताइए जल्दी से, दो कोशिका को आपको आपस में चिपकाना है या जोड़ना है? वैसे तो स्वतः ही जुड़ी हुई होती है, लेकिन एज ए क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे, जवाब क्या होगा इसका? ए, बी, सी या फिर डी। दो कोशिका को आपस में जोड़ने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? बताइए जल्दी से, मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला, उपयुक्त दोनों या फिर कोई नहीं। क्या होगा इसका जवाब?
जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला उपयुक्त दोनों बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन देखिए जो मध्य पटलिका होती है उसको हम इंग्लिश में मिडिल लेमिला के नाम से जाना जाता है। अब आप कहोगे कि सर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हमें इंग्लिश मीडियम से कुछ लेना देना नहीं है, तो देखिए वहाँ पर मध्य पटलिका ऐसे लिखा हुआ नहीं आया और वहाँ पर मध्य पटलिका इस प्रकार से लिखा हुआ आ गया, तब क्या करोगे? तब तो आपको आंसर आता भी है, लेकिन आंसर आते हुए भी आप क्या करोगे? आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो ये इसलिए कहता हूँ कि थोड़ी इंग्लिश वोकेबलरी मजबूत करो, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, कुछ क्वेश्चंस और हैं, लगभग 3 क्वेश्चन और बचे हैं, आप सारा देख के जाना। क्लास लगभग 40 मिनट की क्लास होने वाली है, तो बस इतनी सी थोड़ी सी और है 5-6 मिनट की। देखिए अगला सवाल है हमारा, जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? कल मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक्स कौन सी भाषा का शब्द है। जेनेटिक्स और जीन दोनों ही ग्रीक भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द है वापस से बता देता हूँ, जेनेटिक्स और जीन, क्योंकि जीन से ही तो जेनेटिक्स बना है, तो जीन और जेनेटिक्स दोनों ही ग्रीक भाषा के शब्द है, ध्यान रखना इस चीज का। अब यहाँ पर पूछा गया है जेनेटिक शब्द का प्रतिपादन किसने किया था या जेनेटिक शब्द किसने दिया था। जेट 2009 का सवाल है, जेट 2009 का सवाल है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा जॉनसन, बी है हमारा बेटसन, सी है हमारा सोरेनसन और डी है हमारा विल्सन। बताइए जल्दी से, जेनेटिक शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? बेटसन ने, जॉनसन ने, सोरेनसन ने या विल्सन ने? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला गलत है, बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। जो जेनेटिक शब्द दिया था, जेनेटिक्स वर्ड इज कॉइन्ड बाय या ड्राइव्ड बाय बेटसन, किसने दिया था? बेटसन ने दिया था जेनेटिक शब्द को, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है बताना है आपको। पौधों के अंदर वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा जड़ से, बी है हमारा तना, सी हमारा पौधों के वायवीय भाग और डी है हमारा फूल। बताइए जल्दी से, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होगा? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होगा? जड़ से होगा, तना से होगा, पौधे की वायवीय भाग से होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा फूल से होगा? बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में मिलेंगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो वहां पर पूछे जाएंगे, क्योंकि वहां पर वो आपका बुद्धि विवेक चेक करना चाहता है। वो ये चेक करना चाहता है कि जो स्टूडेंट है उसके पास रटा रटाया ज्ञान है या फिर उसको रियल नॉलेज है, ठीक है। तो इसका जवाब जिसने दिया है पौधों के वायवीय भाग, बिल्कुल सही जवाब है। पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो पौधे के सभी वायवीय भागों से होता है। पौधों के वायवीय भाग कौन से होंगे? भूमि के ऊपर वाला जो भाग है, भूमि के ऊपर वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? भूमि के ऊपर वाला भाग कहलाता है पौधों के वायवीय भाग। ऊपर वाला भाग मतलब मिट्टी के बाहर वाला सारा भाग क्या कहलाएगा? वायवीय भाग कहलाएगा, जिसमें आता है आपका तना, फूल, पत्ती और बाकी सब बातें हैं, जड़ नहीं आती है उसमें, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त क्या है? रक्त क्या है बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सामान्य तरल, बी है हमारा उत्तक, सी है हमारा कोशिका और डी है हमारा मिश्रित तरल। अब जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या है? अब आप कहोगे सर 20 कहाँ से आया? तो पुरानी स्लाइड थी उसमें 20 नंबर का क्वेश्चन था ये, इसीलिए यहाँ पर 20 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने जो सवाल आपको करवाए हैं वो लगभग 30 के समथिंग करवा दिए, 24 के समथिंग करवा दिए। देखिए रक्त क्या है, जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, बी वाला, उत्तक, या इसको टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। तो रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का उत्तक है। कैसे है? देखिए रक्त क्या होता है, पहले उत्तक की परिभाषा समझिए। जो नए स्टूडेंट हैं उनको समझा देता हूं, जो पुराने हैं उनको रिवीजन करा देता हूं। देखिए उत्तक की परिभाषा समझिए पहले। उत्तक क्या होता है? उत्तक का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं, 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं जब मिलकर किसी काम को करती हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कोशिकाओं का वो समूह जो होता है वो उत्तक के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, समझ में आ गया कि जो उत्तक होगा उसमें 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं होगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए जो हमारा रक्त होता है उसमें हमारे कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? उसमें पाई जाती है WBC, RBC, फिर प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स और बहुत सारी कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो ये सभी कोशिकाओं का समूह हो गया। तो कोशिकाओं का समूह हो गया तो इसको हम मिश्रित तरल तो कह नहीं सकते, सामान्य तरल भी नहीं कह सकते और सिंगल कोशिका भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें तो कोशिकाएं बहुत सारी और सभी मिलकर काम कर रही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तक, जिसको हम इंग्लिश में टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल अगर आपको क्लियर हो गया है, फंडा क्लियर हो गया है, तो अब लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। नए स्टूडेंट सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो, मैं ग्राफ में देखता हूं तो जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो ही देखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए क्या है, जेनेटिक शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? ये मैं सवाल आपको करवा चुका हूं। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाणु कोशिका में श्वसन एंजाइम युक्त कोशिकांग है। जेट 2009 का सवाल है। देखिए जीवाणु कोशिका में श्वसन एंजाइम युक्त कोशिकांग पूछा गया है। मतलब इसका 2 प्रकार से जवाब हो सकता है।
कि या तो ये क्वेश्चन आपको इसका सीधा सीधा जवाब दे दो कि जीवाणु कोशिका में श्वसन कौन से कोशिकांग से होता है, या फिर इसका जवाब दे दो कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें एंजाइम युक्त कोशिकांग है और वो श्वसन का काम करता है। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन नंबर ए है मीजोसोम, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है सेंट्रोमियर और डी है हमारा लवक। अब बताइए जीवाणु कोशिका में श्वसन एंजाइम युक्त कोशिकांग कौन सा होगा। जीवाणु कोशिका की बात हो रही है यहाँ पर, बैक्टीरियल सेल। जेट 2009 का सवाल है, ध्यान रखना जेट 2009 में पूछा गया सवाल है। अब जिसने ए जवाब दिया है इसका मीजोसोम बिल्कुल सही जवाब है। जीवाणु कोशिका में श्वसन एंजाइम युक्त कोशिकांग कौन सा हो जाएगा, जीवाणु कोशिका में श्वसन एंजाइम युक्त कोशिकांग हो जाएगा आपका मीजोसोम। समझ में आ गई बात, मीजोसोम क्या हो जाएगा, श्वसन एंजाइम युक्त कोशिकांग। अगर आपसे पूछ ले जीवाणु कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है तो बिल्कुल आपको लिखना है मीजोसोम। क्वेश्चन तो दोनों ही आए थे, क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन था ना वो उसके अंदर क्वेश्चन ये था कि जीवाणु कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है, लेकिन मैंने सोचा कि दो अलग अलग स्लाइड को इंक्लूड ना करके एक में ही बता दूं। तो जेट 2009 में दोनों ही सवाल आए थे मीजोसोम का, कि मीजोसोम श्वसन जीवाणु कोशिका का श्वसन अंग भी है और एंजाइम युक्त श्वसन कोशिकांग भी है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए अगला सवाल नहीं है, इतने ही सवाल हैं हमारे पास, और मैंने कहा था आपसे कि 3-4 क्वेश्चंस और हैं तो क्लियर हो गया है लगभग। ठीक है, तो अब आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। मैं फिर से कह देता हूं आपको कि कल सुबह ठीक 11:30 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट फिर बाद में जो स्टूडेंट आएंगे और जिनका अधूरा रहेगा मैं उनका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मैं सबमिट नहीं करूंगा, पहले बता देता हूं आपको। ठीक है, समझ में आ गई ना बात, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, समझ में आ गई। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। ठीक है, आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खाते पीते रहिए और टेस्ट की अच्छे से तैयारी करना। कल 80 क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे सुबह ठीक 11:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है।